अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस मुल्क में जहां पर बहुत सारी चीज़ों पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहस हो रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वापस आएंगे तो क्या बयानिया होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, पिछले 16 माह की जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस को अगर बुनियाद बनाकर इनमें से कोई भी सियासी जमात अवाम में जाएगी तो अवाम का क्या रद्द अमल होगा। इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे, उससे पहले जेल से बाहर आ सकेंगे, क्या उनकी जमात उनके बगैर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। इन सवालात के साथ साथ फिर भी एक सवाल जो साथ साथ चलता रहता है वो ये है कि क्या इलेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये कंफ्यूजन क्यों है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गो के कोई हतमी तारीख नहीं दी लेकिन कह दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो जाएंगे इस मुल्क के अंदर। फिर भी इस मुल्क में इस बहस का खात्मा क्यों नहीं होता, कुछ आज की इस नशिस्त में इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या वो जो हमने पहले भी देखा कि इलेक्शन की शफाफियत को जिस तरीके से सवालिया निशान उस पर लगाया गया और जो कुछ उसको बुनियाद बनाकर किया गया, क्या उसी तरह की कोई चीज रिपीट होगी? क्योंकि अब तो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो ऑलरेडी ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है आने वाले इलेक्शंस को लेकर। इन सभी इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क के सीनियर सहाफी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो यही आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास कोई खबर या आपका तज्जिया, इलेक्शन सर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लाइक आई सेड कि ये डिबेट क्यों नहीं खत्म होती कि इलेक्शन इस मुल्क में होगा कि नहीं होगा? नहीं, मेरा ख्याल है इलेक्शंस तो अब हो रहे हैं और शायद डोमेस्टिक अगर हालात सही रहते ना होते, लेकिन इंटरनेशनल कंपल्शंस की वजह से होंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक डेमोक्रेटिक फसाड हो या गवर्नमेंट हो, चाहे फसाड भी हो, इसका होना जरूरी है। क्योंकि जो आपके जिनसे उम्मीदें आपको सऊदी अरेबिया से, यूएई से जो डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इवन चाइना, उन सब का एक आप पे जरूर है, उन्होंने ये कन्वे कर दिया कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में रहना जरूरी है, IMF के साथ, बाकियों के साथ। तो लोन जिनसे लिए हुए, तो इसलिए मजबूरी है गवर्नमेंट की या पावर्स दैट बी की कि इलेक्शंस हो जाएं। जो आपने बयानी में बात करी थी कैसे होंगे, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फेयर एंड फ्री का तो भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन इलेक्शन की एक्सरसाइज आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपल्शन है, होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई हतमी तारीख देके इस मसले को खत्म क्यों नहीं कर देता? एक ऐसा इदारा जिसका और कोई काम नहीं है मुल्क में इलेक्शन करवाने के अलावा, उनसे जब भी किसी भी इलेक्शन की तारीख मांगे वो एक फहरिस्त दे देते हैं कि वो क्यों इलेक्शन वक्त पर नहीं करवा सकते, और जब कहते हैं इलेक्शन करवाएंगे तब भी कोई हतमी तारीख नहीं देते। देखिए, वो भी तो ये कह रहे हैं कि जी अभी हम वो देख रहे हैं, ये जो लोग अब अपील्स फाइल कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हल्का बंदियों को, तो फिर उसमें से जब फैसला हो जाएगा कितनी हल्का बंदियां दोबारा करनी है या नहीं करनी, तो उसके बाद वो डेट अनाउंस करने का उन्होंने जो अभी एक रीजनिंग दी जा रही है, जिसमें थोड़ा बहुत वजन भी है कि क्योंकि बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं। तकरीबन 89-90 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि जिनकी रीड्रॉइंग हुई है, जिसके अंदर वोट का तनासुब बहुत ज्यादा डिफरेंशियल है। तो उसमें उनकी बात में बहाने में ये वजन है कि जी हम जरा एक बार ये सॉर्ट आउट कर लें, फिर हम डेट अनाउंस कर देंगे। फसाद, बहाने, देखिए आप टर्म्स खुद भी ऐसे यूज कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी इंटरेस्टिंग है कि आपको भी इस तरह के अल्फाज जो है उनका सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे ये बताएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, ये इसकी शिकायत लेवल प्लेइंग फील्ड, अब तो कुछ सियासतदान वैसे प्रोग्राम्स में आते हैं, वो कहते हैं जी ये क्या चीज होती है, हर जगह से क्यों शोर मच रहा है इसका कि ये नहीं है। देखिए, एक चीज आपको ही पता है, हम सबको नजर आएगी है कि जिस तरह इस वक्त सियासी पत्ते लग रहे हैं, जो PTI के साथ हो रहा है, जो इमरान खान का हमें नजर आ रहा है कि उनके साथ क्या होगा, तो एक चीज तो नजर आ रही है कि ये तो फैसला अभी हालात बताते हैं कि PTI तो नहीं होगी पावर में किसी भी कीमत पे। दूसरे जो लोग आएंगे उनमें से किसी के पास पावर नहीं है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले ले, तो वो एक फिर वही हमें कोalition नजर आ रही है। अब कोalition में हर कोई ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा लेने की कोशिश करता है। जैसे पीपल्स पार्टी की नाराजगी शुरू हुई जब इनको ये खबर मिली कि जो 5 एक्स्ट्रा सीट्स MQM की चली जाएंगी जनाब MQM को, जो PTI की सीट्स की बंदरबांट चल रही है कराची में। फिर जो इनको गारंटीज मिलनी थी साउथ पंजाब में कि सर्टेन गारंटीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इनको नहीं मिली, तो इनके नजदीक तो लेवल प्लेइंग फील्ड हट गई ना। और फिर सिंध के अंदर जो 2-4 लोग इनके पकड़े गए और एक एक्शन शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली वो पंजाब में तो नहीं हो रहा। आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो PMLN है वो फेवरेट तरीन पार्टी है इस वक्त। किसकी फेवरेट है सर, यही सवाल करने लगे। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की। देखिए, मेरे शो में
कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से गए थे, इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से वो बाहर गए थे। तो मैंने कहा नहीं वो तो कोर्ट्स पे गए थे। उन्होंने नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गए थे। ये भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, आप भी उनकी रजामंदी से रहे हैं। मर्जी होना हो लेकिन रजामंदी तो है। और नजर आ रहा है कि नेक्स्ट सेटअप भी कोalition होगी लेड बाय PMLN। आप कह रहे हैं आप भी उनकी मर्जी से रहे हैं, आ रहे हैं। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं वो जब तक जहाज पे बैठ के कोई मिडवे नहीं आ जाएंगे तब तक यकीन नहीं है इस बात का कि वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। नहीं, उसका तो फिर अभी भी उन्होंने स्टॉप दुबई में मारना है। दुबई से भी जा सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी अब तैयारी हो गई है और जितना वो सीरियसनेस अब है, कोई बड़ी बात हो तो हो। आई थिंक ही इज कमिंग। और पहले जो इलेक्शंस की डेट हो रही थी, फरवरी मार्च की बातें होती थी, आपने नोट नहीं किया कि अचानक जनवरी की इंडिकेशन दे दी इलेक्शन कमीशन ने। तो ये जो मूव बैक हुआ है तकरीबन 6-8 हफ्ते, इसकी अगेन इंटरनेशनल रीजंस हैं, ये डोमेस्टिक रीजंस की बात नहीं है। और देखिए इलेक्शन हो जाएंगे, ये मेरा असेसमेंट है, दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन। मेरा असेसमेंट है कि इलेक्शन होंगे, बहुत क्वेश्चनेबल होंगे और शायद रिजल्ट्स भी इस बार बड़े प्रॉम्प्टली हमें टाइम पे मिल जाए, शायद टाइम से पहले निकलें। तो फिर जिनको एतराज होगा वो अगले 3-3, 4-4 साल फिरेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के आगे और वो चलता रहेगा। यानी फिर से हल्के खुलेंगे, फिर से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन 3-4 साल जो है वो केओस में इस कौम के कम से कम बर्बाद हो जाएंगे। फिर से इलेक्शन की एक्सरसाइज हो जाएगी। देखना ये होगा कि जो नवाज शरीफ साहब लेड गवर्नमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है, तो क्या जो पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या वो 6-8 माह या साल के गुजार लेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि जो 2-2.5 साल बाद हर बारी कॉन्फ्लिक्ट होता था वो इस साल शायद 1 साल बाद ही हो जाए। सो वो एक्सरसाइज हो भी जाती है, उस पर भी काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। सर 21 अक्टूबर को आ जाते हैं नवाज शरीफ, तो क्या होगा? जलसा वलसा करके खैरियत से जाती उम्रा पहुंच जाएंगे, या वो जो पहले कहा गया, भुट्टी साहब ने कहा कि हमें किसी नफरी की जरूरत नहीं है, हम जहाज से ही ले जाएंगे उनको, जो कानून है वो तो इट इज गोइंग टू टेक इट्स कोर्स। तो क्या होगा? मैंने कहीं से ये भी सुना कि वो कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर जो है वो 12 अक्टूबर में तब्दील ना हो जाए। ये जो है ये शोशा कहाँ से छूटा और इसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? देखें, क्योंकि उस पर लीगल के ऊपर 2 ओपिनियंस बड़ी स्प्लिट है, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं कि जी उनको मिल जाएगी, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, क्योंकि उससे पहले डार साहब आए, उनको भी मिली, सुलेमान आए, शहबाज, उनको भी मिली, और भी 1-2 लोगों को मिली। लेकिन उनके और उनके केस में फर्क ये है कि वो लोग अभी इश्तिहारी थे, ये कन्विक्टेड हैं। तो ये अगर इनको मिलती है प्रोटेक्टिव बेल, तो ये भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगी, ये भी एक प्रेसिडेंट सेटिंग होगी। क्या ये सुप्रीम कोर्ट करना चाहेगी? जब चीफ जस्टिस साहब पर पहले ही सवाल है, उनका हुदैबिया केस का फेमस केस जो उन्होंने किया था, जब बहुत सालों के बाद उसको खोल दिया था, फिर उसको डिसाइड करके उसको ढकना बंद कर दिया कि अब खुलेगा नहीं। फिर जो आजकल चल रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसमें भी जो उनका बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब को बयानिया को सपोर्ट करता है। वो चाहते हैं कि एक्ट पास हो जाए, जितने भी उनके कमेंट्स आए हैं, और अगरचे वो है तो जजेस की पावर के मुताबिक, लेकिन उसके अंदर ही अपील भी जुड़ी हुई। सो 3 चीजें ऐसी हैं कि जिसमें बड़ी स्प्लिट ओपिनियन है। सो ये तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। आपने कहा कि कोई भी सेटअप हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में आपको नजर नहीं आती। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट करती हुई नजर आती है? पावर तो चले मेरा ख्याल इट कम्स, ये वो लेटेस्ट स्टेज की बात है। मुझे एक्सरसाइज में शामिल नजर आती है। हो सकता है कुछ सीट्स भी लेने दी जाए या कुछ सीन हो जाए, लेकिन विद इमरान खान और माइनस इमरान खान, इट डजंट मैटर। देखें, इमरान खान टेक्निकली माइनस होंगे ना, अगर आप इमरान खान को सजा भी दे देते हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो क्या नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई नहीं थे? क्या नवाज शरीफ इश्तिहारी भी थे? इमरान खान तो इश्तिहारी तो नहीं है, वो तो इश्तिहारी भी हो गए थे, लेकिन पार्टी तो उनकी थी। इमरान खान की तो इट डजंट मैटर अगर वो सीट ना भी लड़े, कल को अगर उनकी 10 सीटें भी हों, क्या उनके लिए 10 के 10 लोग उनकी सीट नहीं छोड़ देंगे अगर कल को वो हो कि वो लड़ना चाहें? सो आई थिंक दैट इज जस्ट अ टेक्निकलिटी। आपने नवाज शरीफ साहब से सदारत भी ले ली थी पार्टी की, आपको याद है, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। तो वही चीजें हम एक रिपीट देख रहे हैं, उसका सेंस ऑफ डेजवू है। लेकिन ये खाली टेक्निकल चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि पार्टी पे बैन लगाना बड़ा मुश्किल होगा। आप इमरान खान साहब पे बैन लगा सकते हैं। और अगेन दूसरा
कोई भी अफोर्ड नहीं करता बिसाइड्स इमरान खान एंड हिज पार्टी के इलेक्शन फेयर हों, तो ये मैनेज्ड इलेक्शंस होंगे। और फिर उसके बाद आपने कहा कि इस पे शोर भी मचेगा। कुछ और पॉलिटिकल सवाल करूंगी, लेकिन थोड़ा सा सिंस यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट इन द कंट्री, मीडिया के भी सर थोड़ी सी बात कर लें। आपको वैसे अगर कहा जाए फोन कर दें फरूख हबीब साहब के मैं आ गया हूँ कहीं से, मैं रूपोश हुआ था, मेरा इंटरव्यू कर लें, आप कर लेंगे सर? क्या हो रहा है ये मीडिया पर? नहीं, देखिए मेरा इसमें बड़ा क्लियर है, वी शुड नॉट पास जजमेंट्स। मेरा ख्याल है जज किसी को भी करे इस बात पे कि वो सवाल क्या पूछते हैं। आपका हमारा काम है सवाल पूछना, जवाब देना अच्छा बुरा या ना देना ये प्रोगेटिव है उस बंदे का। अगर आप मेरे से जाती तौर पे पूछें कि मेरे पास अगर आए, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैं क्या पूछता हूँ इसकी बेसिस पे जज हो कि क्या आप किसी की गेम कर रहे हैं या आप सवाल कर रहे हैं। तो जो दो लोग मंजरे आम पर आए हैं, आपकी उनके बारे में क्या असेसमेंट है उन दोनों इंटरव्यूज के बारे में? नहीं, मैं आई डू नॉट कमेंट ऑन एनीबॉडी एल्स। वो आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर अस। ये लोगों का काम है, जज करें, लोगों का काम है अपना व्यूज दें। हम प्रोफेशनली एक दूसरे पे हमारा बनता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। व्हाई शुड बी? नहीं सर, कोई होता है ना, अपना सेल्फ एनालिसिस भी तो करना होता है ना कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से ये सवाल तो मीडिया पर उठाया जा रहा है ना। बहुत सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि शायद चीजें मॉनिटर्ड हैं, मैनेज्ड हैं। मैंने कहा चीजें मैनेज्ड हैं। मैंने आपको उसका मैट्रिक्स बता दिया। मैट्रिक्स बड़ा सिंपल है। हाँ। अगर आप किसी का इंटरव्यू ऐसा देखते हैं तो आपने अगर इंटरव्यूअर के ऊपर अपनी जजमेंट फॉर्म करनी है, तो अब ये देखेंगे उनके सवाल क्या थे। क्या उनके सवाल एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करने वाले सवाल थे, या वो सवाल थे कि जो इंडिपेंडेंट सवाल होने चाहिए। जाहिर है अगर आप एक आया और आके कहता है कि जी मैं बदल गया हूँ, तो आप उससे पूछेंगे ना क्यों बदले हो, कहाँ थे, क्यों नहीं थे, ये तुम्हें पहले क्यों नहीं ख्याल आया। सारी आपका काम है सवाल पूछना, जैसे हम बार बार कहते। आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट। मैं थोड़ा सा सर निगरान हुकूमत जो इस वक्त है इन प्लेस, उनके कंडक्ट को लेकर मुख्तलिफ तरह से बहुत से सवालात किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि वो जो एक कहीं से ये इंप्रेशन आता है कि शायद इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे, उसके अंदर भी द कंडक्ट हैज समथिंग टू डू विद इट। मे बी कल आप भी मौजूद थे निगरान प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सेटअप के कंडक्ट को? आपको लगता है कि एक फ्री फेयर इलेक्शन कराने के माइंडसेट से खाली आके बैठे हैं? देखिए ना, ये इलेक्शन इनके ये एक टूल है, एक वेसल है चीजें इंप्लीमेंट करने के, लेकिन अल्टीमेट डिसीजंस तो इनकी नहीं है। सो लेट्स लीव इट लाइक दैट कि ये निगरान होना और आजाद होने में फर्क है। निगरान होने और आजाद होने में फर्क है। तो आई थिंक आपने वो क्या इन सो मेनी वर्ड्स ना कहते हुए कह दिया जो कहना चाह रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिन पे हम चाह रहे थे कि आपकी राय प्रोग्राम में शामिल की जाए। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं, कल भी प्रोग्राम में हमने खासी तफसील से बात की जो कि फ़लस्तीन और इजराइल की इस वक्त ऑन गोइंग एस्केलेशन हमें दिखाई दे रही है। जो मामला है, जिस तरीके से दुनिया इसे ट्रीट कर रही है। कल भी हमने ये बात की थी कि जब भी इस तरह का कोई तनाज़ा दुनिया में खड़ा होता है जहाँ पे कोई मुस्लिम मुल्क इन्वॉल्व होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं जो कि बहुत ताकतवर भी हैं, कुछ उनमें से फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हैं कुछ उनमें से, लेकिन एक तकसीम दिखाई देती है, वो यूनिटी दिखाई नहीं देती जो कि वेस्ट के अंदर दिखाई देती है। और ख़ासतौर पर इस इशू में को लेकर जो यूनिटी वेस्ट की इजराइल को सपोर्ट करने में दिखाई दे रही है, वो बहुत ज्यादा लैक कर रही है व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टाइन, जो कि इस्लामिक ममालिक को भी आगे बढ़कर इस चीज को बहुत फुल फोर्स के साथ जो है वो फलस्तीन के हक में आगे बढ़ना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। आज के इस प्रोग्राम में थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि मुस्लिम ममालिक, बिलखुसूस पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म क्या कोई किरदार है जो अदा कर सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में, फिलहाल डी एस्केलेट करने में भी सूरत हाल को। हमारे साथ जो है वो हमने कल भी जो है वो प्रोग्राम में तफसील से डिफरेंट लोगों को लिया था और कोशिश की थी कि हम बात करें। आज भी इस वक्त हमारे साथ शमशाद साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, एज अ फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, बहुत सारे इश्यूज को आपने अपने करियर के अंदर देखा है, फर्स्ट हैंड देखा है। फलस्तीन का और इजराइल का सर जो मामला है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हिस्टोरिकली मुस्लिम ममालिक की तरफ से इसको किस तरीके से डील किया गया, हैंडल किया गया, और अभी जो प्रेजेंट एस्केलेशन है इसमें आपने देखा है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से रद्द अमल सामने आए हैं। कैसे देख रहे हैं फलस्तीन की सपोर्ट को हम सब की तरफ से? देखिए, हिस्टोरिकली तो मुस्लिम दुनिया की बुनियादी तौर पर जो कैलिफेट पीरियड था उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था कि हमने मुसलमानों की जो खिलाफत की आखिरी उस्मानिया थी, उस वक्त फ्रांस और बरतानिया ने साजिशें करके
और अरबों को भड़का के उनके ज़रिए से साजिश करके उस सल्तनत को ख़त्म किया। और उसके बाद फिर अफ्रीका और मिडल ईस्ट में कोई 30-40 नई रियासतें बना दी गई थी। आपने सुना होगा तारीखी एतबार से लॉरेंस ऑफ अरेबिया का नाम, और इस किस्म के बड़े बड़े किरदार थे। और लॉरेंस ऑफ अरेबिया तो उस वक्त चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से पाकिस्तान और इंडिया का भी ताल्लुक होता था, और बहरहाल वो खिलाफत पीरियड ख़त्म हो गया। मकसद ये है कि 1947 में जब ये जो फ़लस्तीन था, मुख्तलिफ इलाके बरतानिया और फ्रांस को दे दिए गए थे, तो फ़लस्तीन बरतानिया के कंट्रोल में था। और उस वक्त ऑलरेडी यहूदी और फ़लस्तीनी मिलकर वो चाहते थे कि बरतानिया से आज़ादी मिले। वो ठीक है, दोनों की मंजिल आज़ादी थी। ये बिल्कुल वही बात थी जिस तरह हिंदुस्तान में बर्र-ए-सग़ीर में पाकिस्तान मुसलमान बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों की और हिंदुओं की एक मंजिल एक थी आज़ादी, लेकिन दोनों के अपने अपने अज़ाइम थे। तो बिल्कुल उसी तरह ये दोनों कौमों ने मिलकर, फ़लस्तीनियों ने और यहूदियों ने मिलकर अंग्रेज़ों से जब फिर वो आज़ादी हासिल की, तो लॉर्ड बाल्फोर ने अपना एक डिक्लेरेशन दिया था जिसके ज़रिए से फिर उसने इसराइल की एक अलग रियासत बाकायदा बना दी। और उसमें फिर इन पर चूंकि जुल्म हो गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ हमारे जो बॉर्डर्स थे वो ट्रंकेट किए थे, उनमें टेम्परिंग की। ये उसी किस्म का एक हादसा था जो बर्पा हो रहा था मिडल ईस्ट। और जब ये फ़लस्तीन और इसराइली बुनियादी तौर पर दो एंटिटीज पैदा हो गई, तो उस वक्त से फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इधर हमारे यहाँ भी कश्मीर के मसले पर इंडिया और पाकिस्तान की जंगें शुरू हो गई, और उस तरफ मिडल ईस्ट की बराबर जंगें चलती रही। हमने भी 3-4 जंगें जीती तो खैर हमने बदकिस्मती से कोई नहीं, सारी जंगें हारी हैं। और इन्हीं के वही हुआ कि वो जो थी कश्मीर वो इंडिया के कब्जे में रहा। इस तरफ भी हाल था कि इसराइल के साथ सारी ताकतें थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सारी बड़ी ताकतें जो अमेरिका और बरतानिया वो इंडिया की हिमायत करते थे, और यहाँ भी वो अरबों की नहीं बल्कि यहूदियों की हिमायत करते थे। तो ये होता रहा। फिर ये मसला चला गया यूनाइटेड नेशंस, एक अजीब किस्म की बैठक है जो पैदा हुई थी 1945 में एज दुनिया की आखिरी बेहतरीन उम्मीद के तौर पर, लास्ट बेस्ट होप। और इसका मकसद यही था कि दुनिया में खुशहाली लाएगी और अमन लाएगी। ना खुशहाली आई दुनिया में और ना अमन आया, और नतीजा ये निकला कि यूनाइटेड नेशंस को एक तरह से हॉस्टेज बनाए रखा अमेरिका, बड़ी ताकत। और वो सिलसिला सर आज तक भी जारी है हॉस्टेज बनाए रखने का। मैं थोड़ा सा आपसे ये भी इसी हवाले से जानना चाहती हूँ कि ताकतवर जिसके साथ हो वो कुछ भी कर सकता है। सर इजराइल जिस तरह की चीजों का ऐलान भी कर रहा है और अमल दरामद भी करना शुरू कर दिया, पानी बंद करने की बात, अद्वियात बंद करने की बात, वो कहते हैं हम तो अब नहीं देखेंगे कि वहां पे बच्चे हैं, औरतें हैं, कौन है, हम तो अब अटैक करेंगे, हम फतह करेंगे सारे इलाके को, ये सारा हिस्सा अब हमारा होगा। सर बहुत सारे मामलात और चीजें जो वो कह रहे हैं ये वॉर क्राइम्स के नीचे आती है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि ह्यूमन राइट्स की बहुत चैंपियन बनती है उनको सर समझ नहीं आ रहे, वो तो फिर भी ब्लेटेंटली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें ये पानी बंद करने का तरीका, खैर वहाँ तो जो है ना गाजा का इलाका रेगिस्तानी इलाका है, तो वो इस किस्म की धमकियों के जरिए से ही सारे फलस्तीनियों को महकूम बना के रखा हुआ है। मैं एक पैरेलल कर रहा था कि कश्मीर का भी यही हाल है, हमें भी पानी की धमकी, बाकायदा बराज इंडिया बना रहा है और हमारे पानी जो है वो उधर इस्तेमाल कर रहा है। ये बिल्कुल आइडेंटिटी पता चल रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि कतई नजर इसके कि दुनिया की सारी बड़ी ताकतें जो हैं वो इसराइल के साथ हैं, और बदकिस्मती से जो अरब ममालिक के जो बड़े दौलतमंद मुल्क हैं, ताकतवर ममालिक हैं, चाहे वो इजिप्ट हो या फिर गल्फ की रियासतें हो, मराकश हो, ट्यूनिस हो, सबके इसराइल से ताल्लुकात हैं। सबने इसके साथ पींगे बढ़ाई हैं, और ये गल्फ की रियासतें तो अभी भी आजकल लगी हुई हैं, सऊदी अरब समेत।
जो कि हमारा जो किबला है, जो होली प्लेसेस हैं, वो उसके मालिक हैं, लेकिन जो किबला अव्वल था उसको इस्राइल के कब्जे में रहते हुए भी वो इस्राइल के साथ पींगे बना रहे हैं। तो ये बातें थी जिनसे फलस्तीनियों का जो सब्र था वो अब कहते हैं ना उमड़ आया कि एक पहाड़ था वो फट चुका है। सर, लेकिन आपने कहा ना पींगे बढ़ाने की कोशिश, आपको लगता है कि ये जो एस्केलेशन हुई है और उसके बाद हल्की स्टेटमेंट्स आई हैं, बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई हैं, वो बहस अलग, लेकिन बयानात तो आए हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, सऊदीया की तरफ से भी आया है, तो आपको लगता है कि वो जो पींगे बढ़ाने का सिलसिला था वो खटाई में पड़ सकता है? जी भी पड़ गया, अभी फिलहाल तो पड़ गया है। अभी हम सऊदी अरब आगे नहीं बढ़ सकेगा, मैं बताऊं तो। सर थोड़ा सा इस पे भी कि आपको दुनिया किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई, केओस की तरफ जाती हुई दिखाई देती है? पहले एक तो यूक्रेन वाला मसला चल ही रहा था, अब ये जो मसला स्टार्ट हुआ है लेबनान के ऊपर भी जो है वो कोई हमने सुना है कि वो रॉकेट जो है वो फायर किए गए इजराइल की तरफ से, फिर मुख्तलिफ कुछ ममालिक के शहरियों की हलाकत की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इस पूरे 2-3 दिन की जो एस्केलेशन है उनके अंदर, फिर वेस्ट की तरफ से ईरान को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ईरान ने कहा है कि हमने इस एस्केलेशन के अंदर कोई सपोर्ट नहीं किया, बट वो कहते हैं कि किया है। तो आपको लगता है कि किसी और क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम जा रहे हैं? जब इस किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट करता है तो हर मुमकिन बात हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनके मुफाद में इस वक्त मुफाद इसराइल का या फलस्तीनियों का नहीं है, इस वक्त मुफाद है यूरोप, अमेरिका का, जापान का। जो बड़ी ताकतें, जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनके जो इकोनॉमिक मफादात हैं वो बहुत सख्त इस वक्त खतरे में। वो इस वजह से कि पहले कभी मुझे लोग कहा करते थे कि ईरान के साथ अमेरिका का झगड़ा हो जाएगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, मैं कहता था कि ईरान के साथ कभी नहीं ये लड़ाई लड़ेंगे। और यानी हमेशा अब तक पिछले कितने सालों से हो गए, 60-70 साल से वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला पड़ा हुआ है, और अभी भी ईरान के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात हैं वो सबको पता है। लेकिन अब एक ऐसी इरप्शन हुई है इस खित्ते में जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और हमास जो है उन्होंने कह दिया हुआ है कि आप जितना भी हम पे बमबारी जिस दिन करेंगे उस दिन हम एक इस्राएली फौरन वहां एक्सिक्यूट करेंगे। तो जब इस किस्म के हाल, तो बैद नहीं है कि ये मसला मिडिल ईस्ट से उछल कर इस तरफ जो है अपनी पर्शियन गल्फ के बिल्कुल, एंड लाइक यू सेड कि जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका कोई भी रिपल इफेक्ट आ सकता है, वो तो अब टाइम इज गोइंग टू टेल। आपका बहुत शुक्रिया सर। उसके नतीजे में यूरोप का 100% तकरीबन तेल यहाँ से जाता है, इसी तरह जापान का 100% जाता है, अमेरिका का भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो यहाँ से जाती है। तो उनके लिए तो यूक्रेन का मसला पहले से बहुत सख्त एक सेटबैक है, तो वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आई हैव टू इंटरप्ट यू, आई एम सॉरी, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। एंड लाइक यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ऑलरेडी यूक्रेन क्राइसिस की वजह से दुनिया को भी एक इकोनॉमिक चैलेंजेस और डिफिकल्टीज की तरफ हम देखने को दुनिया जा रही है, क्राइसिस का सामना, और अब ये अगर मामला शुरू हो जाता है तो ये वर्सन ही होगा। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आकर भी थोड़ा सा फलस्तीनी पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि इस वक्त वहां जो कुछ हो रहा है उसको फलस्तीनी किस निगाह से देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि फ़लस्तीन के मामले पर थोड़ा सा एक पैलेस्टीनियन ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त क्या है उस पर बात करेंगे, वो लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जलाल महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका जलाल साहब आपके वक्त के लिए। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्राइसिस सर बहुत पुराना है, बहुत सारी चीज़ों पर हम ओवर एंड ओवर अगेन बात भी करते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ जो कि बहुत डिस्कस हो रही है वो ये कि जो हमला किया गया, जो फर्स्ट वो था पॉइंट ऑफ अटैक था फलस्तीनियों की तरफ से, ये किस तरीके से हुआ सर कि जो क्लेम रखते हैं कि वो दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनका ये गजा पट्टी के बारे में खास तौर पर क्लेम है कि गजा पट्टी में तो एक एक पत्ते के नीचे क्या हो रहा है हमें उसकी भी खबर है। उन्हें इस तरह की किसी चीज की भनक कैसे नहीं लगी? क्योंकि इस वक्त एक ओपिनियन ये एग्जिस्ट करता है कि वो चाहते थे कि ये कामयाब हो ताकि उनको ग्राउंड मिले गजा स्ट्रिप को क्लेम करने का दोबारा। एक्चुअली हुआ ये है कि शायद आपको याद होगा, आपके नाज़रीन को भी याद होगा, आज से 2 साल पहले हमारे इसराइल के साथ एक
जंग बंदी का मुआहदा हुआ है जी, जिसमें सालसी किरदार था, मिस्र का था भी और भी कई ममालिक का भी इन्होंने सालसी किरदार अदा किया। अच्छा, जंग बंदी का जो मुआहदा हुआ था उसकी कुछ शराइत भी थी, कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी थी। अच्छा, इस जंग बंदी का जो मुआहदा है इसराइल ने इसका खिलाफ वर्जी की है। किस तरह खिलाफ वर्जी की है? सबसे पहले बात, इन्होंने मस्जिद अल अक्सा के ऊपर बार बार हमला करते रहे। मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाकर जहां नमाजी, जहां पेश इमाम खड़े होते हैं, वहां पर जाकर अपने गलीज और नापाक जूटों के साथ हमारे मस्जिद अल अक्सा को की बहुरमती करने की कोशिश की है। इसके अलावा दूसरी बात, इन्होंने यहाँ तक भी इन्होंने हमारे जो फलस्तीनी कैदी है फलस्तीन इसराइल की जेलों में, इन पर तशद्दुद, इन पर जुल्म और हमारी तरफ से लगातार इनको वार्निंग, इनको खबरदार किया जा रहा था कि आप ये मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला करना बंद कर दें, आप मस्जिद अल अक्सा से दूर रहे। और हमारे जो कैदी है, फलस्तीनी है, मजलूम है, जिनको 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, इन पर तशद्दुद बंद कर दे। इसके बावजूद भी इसराइल ने हमारी बातों का कोई अहमियत नहीं दी। तो आपकी मैं सवाल की तरफ आना चाहता हूं। देखिए, इसराइल ऐसा नहीं है जैसा अपना आपको दुनिया के सामने शो कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कुछ चीज हैं। कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है इसराइल, जो लोग इसराइल से बड़े डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल है, अल्लाह का करम है। हमारी जो फलस्तीनी जंगजू हैं, जो हमारे फलस्तीनी मुजाहिदीन हैं, इन्होंने जो काम किया है वो इसराइल के आज तक इसराइल की गुमान में भी नहीं था, कभी इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया कि सर ये जो आप बात करें, मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जिस तरह की ऑपरेशनल एक्सपर्टीज का मुजाहिरा किया गया है फलस्तीनी जंगजुओं की तरफ से, अब वेस्ट जो है ये भी एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए या एक सवाल कर रहा है, बल्कि आप मुझे बताइए इसका बैकग्राउंड क्या होगा कि ये इनके अपने तौर पर इनके लिए करना मुमकिन नहीं था। वो कहते हैं जी ईरान ने इनको ट्रेन भी किया है, ईरान ने इनको फंड भी दिया है, ईरान ने इनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं। कितनी हकीकत है इस क्लेम के अंदर? जी देखिए, पहली बात तो ये कि जो ईरान का इन्वॉल्वमेंट या ईरान का हाथ बीच में होने का कोई हमारे पास सबूत नहीं है और ना ही किसी का पास सबूत है। पहली बात तो ये है। ये आप अगर कोई ये समझते हैं कि ये ईरान की मदद से हुआ है या ईरान ने मदद की है या ईरान ने किया है, ये मैं इसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकता। ना कोई फलस्तीनी आपको कह सकता है कि फलस्तीन ईरान का कोई हाथ है या ईरान ने कोई इस तरह कोई मदद की है। ये बिल्कुल इसराइल की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है ईरान के खिलाफ एक मुहिम चलाने का। तो वैसे ही ईरान के खिलाफ तो इसराइल शुरू से ही है, तो इनको मौका चाहिए कि ईरान को कहीं ना कहीं इनको जो है वो मुलव्वस करने का या मुलव्वस जाहिर करने का। ईरान का कोई मेरी नज़र में ना किसी फलस्तीनी की नज़र में अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इत्तलात या ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान का कोई मदद। जी बिल्कुल ठीक है, इसका इस तरह का कोई सबूत नहीं है। सर ये जो अभी कुछ क्लेम्स हैं जो इजराइल की तरफ से आ रहे हैं, वो कहते हैं जी सफाई हस्ती से अब हम मिटा देंगे, हम अब किसी चीज का कोई लिहाज नहीं करेंगे ये जो इंट्रूजन हुई है इसके बाद। फिर वो जो और भी बातें कर रहे हैं, रूटीन में भी आई एम श्योर कि ये सारा कुछ वहां पर होता है, लेकिन अब तो वो दुनिया के आगे आके क्लेम भी कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम पानी बंद करेंगे, हम अद्वियात बंद करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं ये सारा कुछ? आपको लगता है सस्टेन कर सकेंगे वहां पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसराइल सबसे पहले बात तो ये कि शायद मैं आपके सवाल से हट के मैं एक जवाब आपको एक बात बता दूं। हाँ। हमेशा जब भी जंग होती थी, फलस्तीनियों की कोशिश होती थी कि जंग बंदी हो जाए, क्योंकि हमारा ही नुकसान होता रहा, हमेशा हमारा नुकसान होता रहा। ये पहली दफा जिंदगी में इसराइल को इतना नुकसान हुआ। आज मोहतरमा, अल्लाह के फजल करम से 1000 से ज्यादा इसराइली हलाक है, जिनमें से अक्सरियत फौजी है। तो 3000 के करीब जख्मी, 200 से ज्यादा मैं अभी डिस्क्लोज कर नहीं सकता, ना मेरे पास कंफर्मेशन है कि वो 200 है, 250 है। बहरहाल
जो इसराइली यरगुमाल कर दिया गया है। अच्छा, ये जो जिन इसराइलियों को यरगुमाल किया गया है, इसके बारे में मैं आपके नाज़रीन को और हमारे मुसलमान भाइयों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। वो ये है, ये जो इसराइली यरगुमाल हुए हैं, इनका फायदा क्या है, इनसे हमें फायदा क्या है? फायदा ये है, अब इंशाअल्लाह हमारे जो फलस्तीनी कैदी है, जो लगभग 6,500-7 हजार फलस्तीनी है जो इसराइल की कैद में, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आजाद हो जाएंगे। ये वो फलस्तीनी कैदी है जिनको 4-5 साल की उम्र। अच्छा जलाल साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। मैं एक चीज पे जरूर आपकी राय चाहती हूँ कि ये जो कुछ अभी हुआ है, इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से रद्द अमल आया है, उसमें जाहिर इस्लामिक ममालिक की तरफ से भी आया है, किसी न किसी सतह पर कंडेम तो किया है इसराइल को, लेकिन जो कुछ कहा गया, जितना कहा गया उतना इनफ है, काफी है। पाकिस्तान के हवाले से भी कहिएगा कि यहाँ से भी जो बयानात आए, आप समझते हैं कि मुनासिब थे? देखिए, मुहतरमा मैं आपको बता दूं, हमने फलस्तीनियों क्या एक आदत होगी, हमारी तो आदत होगी है कि जी मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक की तरफ से हमें 75 साल में तो कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है, सिवा मजम्मत करना, सिवा बयानात देना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी रहा सवाल पाकिस्तान की बात आपने की है, पाकिस्तान हमेशा इस फलस्तीन के साथ खड़े रहे, हमेशा पाकिस्तान फलस्तीन के साथ यकजहती का मुजाहरा किया है। हर फारम पे पाकिस्तान को हमने अपना साथ पाया है। तो हम पाकिस्तान के मैं हमेशा यही बात करता हूँ, अगर सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे तो मुझे यकीन है, पूरी फलस्तीनी अवाम को भी यकीन है, ईमान है हमारा कि हमारे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर आपसे आपकी राय लेती। ये इशू चल रहा है, आपको फिर भी ज़हमत देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, जलाल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है, कुछ उसके हवाले से भी आगाह किया, फ़लस्तीनी इस वक्त क्या सोचते हैं बाकी दुनिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, उसके हवाले से भी बात की। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।